हेलो फ्रेंड्स, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के क्लास 12th के सारे फॉर्मूले। अगर ये आप सारे फॉर्मूले अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको मैथ में फुल मैथ का एक ओवरऑल रिवीजन हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1 से, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में पहला टॉपिक है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार में पहला है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? A, belongs to R for all values of A belongs to कैपिटल A, यानी कि खुद का खुद से संबंध होगा अगर वो कैपिटल R में बिलोंग कर रहा है, यानी कि संबंध में ए के सभी मानों के लिए, तो वह स्वतुल्य संबंध होगा। और दूसरा देख लेते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में क्या होता है कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। अब देखते हैं सी संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है? यदि A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है, अगर ये दोनों हैं तो उससे अगर A, C बिलोंग्स टू R अगर निकल गया तो संक्रामक संबंध होगा, अदरवाइज वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। फिर देखते हैं डी, यानी कि तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध इन तीनों संबंधों से मिलकर ही बना होता है। तुल्यता संबंध में क्या होता है कि यदि कोई भी संबंध तुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है ना, तो वो तुल्यता संबंध होगा। अगर यदि इन तीनों में से कोई एक अगर नहीं होता है तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला प्रकार फलनों के प्रकार। फलनों के प्रकार में क्या होता है? पहला होता है एकाकी फलन। यदि f(x1) बराबर में f(x2), यदि किसी फलन में अगर x1 x2 के बराबर रखने पर अगर x1 x2 बराबर हो जाए तो वो एकाकी फलन हो जाएगा। अगला है बहुएकी फलन। बहुएकी फलन में क्या होता है? f(x1) बराबर में f(x2) रखने पर अगर x1 बराबर में x2 नहीं आता है तो वह बहुएकी हो जाएगा। कोई भी फलन एक ही होगा या बहुएकी होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। और कोई एक फलन आच्छादक और या अंतरछेपी, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब अगला देखते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होता है? परिसर जो होता है वो सहप्रांत के बराबर होता है, यानी कि सहप्रांत के कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, तभी आप उसको आच्छादक फलन बोलेंगे। फिर अगला है अंतरछेपी। अंतरछेपी फलन में क्या होता है? जो परिसर होता है वो सहप्रांत के बराबर नहीं होता है। कोई भी फलन या तो एकाकी होगा या बहुएकी होगा, या कोई भी फलन आच्छादक होगा या अंतरछेपी होगा। ठीक, अब अगला देखते हैं एकाकी और आच्छादक। अगर एकाकी आच्छादक कोई भी फलन अगर एकाकी तथा आच्छादक दोनों है तो उसको बाइजेक्टिव फलन बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बाइजेक्टिव बोलते हैं। फिर अगला देखते हैं फलन क्या होता है। जैसे f(x) तथा g(x) आपके पास दो फलन है तो उसका चार तरह से संयोजन कर सकते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, या फिर जी ऑफ एफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एफ एक्स, या फिर जी ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे इसके फॉर्मूला भी लिखे हैं। एफ ऑफ जी का जो इनवर्स है वो जी इनवर्स ओ एफ इनवर्स के बराबर होता है। अब देखते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? जो फलन एकाकी तथा आच्छादक दोनों होते हैं उसी का ही व्युत्क्रम परिभाषित होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स बराबर में एफ ऑफ जी एक्स बराबर में एफ है, तो जी और व एफ दोनों एक दूसरे के इनवर्स यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन होंगे। अर्थात जो जी एक्स होगा वो वन अपॉन एफ इनवर्स के बराबर होगा, या जो एफ होगा वो वन अपॉन जी इनवर्स के बराबर होगा। अब अगला देखते हैं। द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट चुकी है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये आगे कंपटीशन लेवल में भी काम आती हैं। अगर आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं और आप देख लीजिए तो अच्छा होगा। यदि ए क्रॉस ए यदि ए क्रॉस ए में एक संबंध ए है तो क्रम विनिमेयता किसे कहते हैं? क्रम विनिमेयता क्या होती है कि ए स्टार बी अगर बराबर है बी स्टार ए के तो उसको क्रम क्रम विनिमेयता बोलते हैं। साहचर्यता क्या होती है? यदि ए स्टार बी मतलब ए स्टार बी का ब्रैकेट है और फिर सी स्टार है तो बराबर होगा ए स्टार बी स्टार प्लस सी, मतलब कि पहले ब्रैकेट यहाँ लगेगा और बाद में ब्रैकेट यहाँ लगने पर अगर ये दोनों का मान समान आ जाए तो वह साहचर्य फलन होगा। अब अगला देखते हैं तत्समक फलन। तत्समक अवयव को ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि ए स्टार ई बराबर में ए है या फिर ई स्टार
ए बराबर में ई ए है, तो उसको तत्समक अवयव बोलेंगे। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव को एक्स से प्रदर्शित करते हैं यदि ए स्टार एक्स ई के बराबर है और एक्स स्टार ए ई के बराबर है। यहाँ पे ए स्टार एक्स बराबर में ई है या एक्स स्टार ए बराबर में ई है, तो वह प्रतिलोम अवयव हो जाएगा। इसमें ए और एक्स एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, ये खत्म होता है हमारा। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है माइनस का π/2 से प्लस का π/2। जहाँ बड़ा ब्रैकेट का मतलब है कि इसको शामिल किया गया है और छोटा ब्रैकेट का मतलब है कि शामिल नहीं किया गया है। ठीक, अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से 1 और परिसर होता है 0 से पाई के। अब tan इनवर्स एक्स का प्रांत होता है सारी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर और परिसर होता है माइनस का π/2 से प्लस का π/2, पर इसमें छोटा ब्रैकेट होता है यानी कि यहाँ इसको शामिल नहीं किया गया है। कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत होता है सारी वास्तविक संख्याएं और 0 से पाई के बीच में यानी कि 0 से पाई को शामिल नहीं किया गया है। अब देखते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का प्रांत होता है आर में से -1 से 1 के बीच में सारी वास्तविक संख्याएं घटा दें और परिसर होता है 0 से पाई। 0 से पाई में से π/2 हटा दें। बड़ा ब्रैकेट का मतलब है 0 और पाई को दोनों को शामिल किया गया है और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है -1 और 1 को शामिल नहीं किया गया है, इसके बीच की सारी संख्याओं को शामिल किया गया है। कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत होता है आर में से -1 और 1 हटा दें। -1 और 1 के बीच की सारी संख्याएं सारी वास्तविक संख्याओं में से हटा दें और परिसर होता है माइनस का π/2 से प्लस का π/2 और इसमें से बस खाली 0 हटा देंगे। इसके बीच में से सारी संख्याएं माइनस का π/2 से प्लस का π/2 को शामिल करेंगे और बस इनके बीच में बस 0 को हटा देंगे और ये होता है। अब अगला देखते हैं नीचे। दूसरा साइन इनवर्स 1/x होता है कोसेक इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स 1/x होता है सेक इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1/x होता है कॉट इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स 1/x होता है टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स 1/x होता है कोस इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स 1/x होता है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स -x होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन के अंदर माइनस आ जाए तो -12 आ जाता है और कॉस के अंदर माइनस आ जाए तो पाए माइनस लग के आता है, यानी कॉस इनवर्स -x बराबर पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स -x बराबर माइनस का टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स -x बराबर पाए माइनस कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स -x बराबर पाए माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस कॉट और सेक में अगर माइनस होगा तो उसके साथ पाए माइनस लग के आएगा और बाकी के साथ केवल सिंपल में माइनस बाहर आएगा। अब देखते हैं अगला। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर में 5/2। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला। फिर फॉर्मूला देखते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के 3 फॉर्मूले हैं। पहला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये जब लगता है जब एक्स वाई 1 से छोटा हो और पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई तब लगता है जब एक्स वाई दोनों 1 से बड़ा हो और जब एक्स भी 0 से बड़ा हो और वाई भी 0 से बड़ा हो। पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई तब लगता है जब एक्स वाई 1 से बड़ा हो और एक्स और वाई दोनों 0 से छोटे हो। तब देखते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का केवल एक होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, जब एक्स वाई दोनों -1 से बड़े हो। अब देखते हैं सातवां टू टेन इनवर्स एक्स होता है टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और जब मॉड एक्स 1 से छोटा हो और टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर जब मॉड एक्स 1 से छोटा या बराबर हो। अब टू टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब एक्स 1 से बड़ा या बराबर हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई
होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा और यहाँ पे अगर माइनस है और तो यहाँ पे माइनस रहेगा। पर कॉस में उल्टा होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा। चलिए देखते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। चैप्टर नंबर 3 आव्यूह। आव्यूह की परिभाषा क्या होती है? आव्यूह की बेसिक परिभाषा ये होती है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। पहला इसमें होता है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि को m इंटू एन से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ m होता है पंक्तियों की संख्या और n होता है स्तंभों की संख्या। आव्यूह की समानता। आव्यूह की समानता क्या होती है? अगर दो आव्यूह समान कम होंगे, जब जब एक आव्यूह की कोटि बराबर होगी तथा उसी आव्यूह के संगत अवयव भी बराबर होंगे, तब वो आव्यूह समान होंगे। आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को ए के ऊपर टी लगा दें या ए के ऊपर ऐसे डैश लगा दें। ये -1 नहीं, यहाँ पे ए डैश है। इसमें क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं और स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं। जैसे कि ये एक ए आव्यूह है 1 2 3 0 4 9, तो इसका डैश ये डैश है, ठीक। ए का डैश क्या हो जाएगा, इसी को स्तंभ में कर देंगे। तो 1 2 3 पंक्ति में था, तो 1 2 3 को स्तंभ में कर दिया। 0 4 9 पंक्ति में था, तो वही 0 4 9 हम स्तंभ में कर देंगे। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, आपको गुणधर्म याद रख लेने हैं। जैसे ए डैश का डैश, अगर अगर किसी का भी आपने 2 बार अगर ट्रांसपोज ले लिया तो ए के बराबर हो जाएगा। अगर ए प्लस बी का डैश है तो उनके अलग अलग डैश के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए का डैश प्लस बी का डैश। अगर के ए का डैश है, अगर आपको कांस्टेंट बाहर रख के भी डैश निकालेंगे तो उनका मान समान आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, ए बी का डैश है तो जब उनको मतलब कि खोलते हैं तो बी डैश और ए डैश हो जाता है, ये इसका रिवर्स हो जाता है। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रख लेना है, पेपर में अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे गलत कर देते हैं। अगला देखते हैं सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है, अगर ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का जो परिवर्त है वो ए के ही बराबर हो जाए तो उसको सममित आव्यूह बोलते हैं। और विषम सममित आव्यूह क्या होता है, ए का ट्रांसपोज अगर -a के बराबर हो जाए तो उसको विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। एक वर्ग आव्यूह कब होता है, ए मतलब कि ए जो आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह 100% होगा। ठीक, आपको याद रख लेना है। ठीक है। ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश हमेशा सममित आव्यूह होता है। ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित आव्यूह होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में भी काम आ जाती है, इसलिए आपको ये ध्यान रख लेना है। अब किसी भी आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। आव्यूह ए को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ए है, इसको आपको ये सममित पोर्शन है और ये विषम सममित पोर्शन है। ये क्या है, ये सममित पोर्शन है और ये क्या है, ये विषम सममित पोर्शन है। यानी कि ए बराबर में 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये आप ए को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अब देखते हैं आव्यूह पर संक्रियाएं। पहला, दो आव्यूह का योग। दो आव्यूह को जोड़ तभी सकते हैं जब उनकी कोटि बराबर हो। और दो आव्यूह का व्यकलन यानी कि अंतर, दो आव्यूह को आप घटा तभी सकते हैं जब उन आव्यूह की कोटि समान हो। और तीसरा, आव्यूह को किसी संख्या से गुणा करना। आप आव्यूह में किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। दो आव्यूह का गुणन दो आव्यूह के गुणन में आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जो ए बी का गुणा है वो हमेशा बी ए के गुणा के बराबर नहीं होती है। वो लगे कभी भी हो सकता है, पर हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है।
रेयरली हो सकता है पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि ए अवयव है जिसकी कोटि m इंटू n है और एक अवयव बी है जिसकी कोटि p इंटू q है, तो उनके मल्टीप्लाई से एक अवयव c है। c इस प्रकार बनता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि अवयव ए और अवयव बी का मल्टीप्लाई तभी संभव है जब n और p बराबर हो और c अवयव जो इनके मल्टीप्लाई से आया है उसकी जो कोटि होगी वो पहले अवयव का पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ यानी कि m इंटू क्यू के बराबर होगी। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रख लेना है, ठीक। अब अगला देखते हैं अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं। ये आपके सिलेबस से कट चुकी है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप किसी भी पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति से बदल सकते हो या फिर किसी भी स्तंभ को किसी दूसरे स्तंभ से बदल सकते हो। अब चलिए देखते हैं अगला। अगला क्या है, आप किसी भी पंक्ति को गुणा कर सकते हो। आप किसी भी पंक्ति को किसी भी अचर से गुणा कर सकते हो या फिर किसी भी स्तंभ को किसी अचर से गुणा कर सकते हो, या फिर आप किसी भी पंक्ति को किसी भी दूसरी पंक्ति के गुणा करके जोड़ सकते हो, या फिर किसी दूसरे स्तंभ को किसी भी दूसरे स्तंभ को किसी दूसरे कांस्टेंट से गुणा करके उसी स्तंभ से जोड़ सकते हो। अब अगला देखते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, ए क्रॉस बी अगर आई है या बी क्रॉस ए अगर आई है। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव। तो ए व बी एक दूसरे के व्युत्क्रम अवयव है। अवयव के प्रकार से भी क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना। पंक्ति अवयव यानी कि रो मैट्रिक्स क्या होता है कि अवयव जिनमें केवल एक पंक्ति हो और उनकी कोटि क्या होती है, 1 इंटू n रो की होती है। आप देख सकते हैं इसमें केवल एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको पंक्ति अवयव बोलेंगे। और स्तंभ चाहे जितने हो, 1 2 3 स्तंभ चाहे जितने हो, उसमें 2 स्तंभ है, इसमें एक ही स्तंभ है। 1 2 3 आप स्तंभ जितने हो, इसलिए इसको इन जनरल n से रिप्रेजेंट कर दिए और ये कांस्टेंट रहेगा एक, इसीलिए इसको 1 1 के रूप में लिख दिए। अब अगला देखते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव इसके जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पंक्ति कांस्टेंट होती है और इसमें क्या होगा, इसमें स्तंभ कांस्टेंट होगा। स्तंभ अवयव में केवल एक ही स्तंभ होता है, तो पंक्ति चाहे जितने भी हो। अवयव जिनमें केवल एक स्तंभ हो, कोटि m इंटू 1 रूप की होती है। और इसमें क्या होता है, केवल एक ही स्तंभ होता है, एक ही स्तंभ में अब पंक्ति चाहे जितनी हो, पंक्ति 1 2 3 1 2 1, इसीलिए आपका ये बदल सकता है और ये आपका कांस्टेंट ही रहेगा, इसलिए इसको m इंटू 1 रूप बोलते हैं। वर्गावयव क्या होता है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वर्गावयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। पंक्ति में यदि मान लीजिए कि कोई ए अवयव है जिसकी कोटि m इंटू n है, तो ये तभी वर्गावयव होगा जब m बराबर n होगा। अब अगला देखते हैं विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा वर्गावयव जिनके विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसको विकर्ण अवयव बोलते हैं। जैसे कि विकर्ण है, विकर्ण को छोड़ के ही जीरो है, जीरो तो ये विकर्ण अवयव है। अब जैसे इसमें देखते हैं 1 - 1 5, विकर्ण में कोई सा भी हो, बट अगर विकर्ण के अलावा सब अगर जीरो हैं तो वो विकर्ण अवयव है। पर विकर्ण ये नहीं होता है, विकर्ण हमेशा अवयव के बारे में बात करते हैं तो विकर्ण हमेशा ऐसे ही जाता है, ये विकर्ण नहीं होता है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल दे के समझाया गया है। अब देखते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स। किसी विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश अवयव बोलते हैं। अदिश अवयव विकर्ण अवयव का ही एक प्रकार है, बस इसमें विकर्ण अवयव में क्या होते हैं कि विकर्ण के विकर्ण अवयव में देख सकते हैं कि आप विकर्ण अवयव में विकर्ण के अवयव अलग अलग हो सकते हैं, बस अदिश अवयव में ऐसा नहीं है। अदिश अवयव में विकर्ण के अवयव सेम होने चाहिए, जैसे कि ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ये -5 है तो ये भी -5 होना चाहिए और ये भी -5 होना चाहिए। अदिश अवयव किसी विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उससे अदिश अवयव बोलते हैं। अब अगले देखते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका पूरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी विकर्ण अवयव के विकर्ण के सभी अवयव यदि 1 हो तो इसे तत्समक अवयव बोलते हैं। जैसे कि अदिश अवयव में क्या होता था कि अ, विकर्ण आदिश अवयव में विकर्ण में कोई भी अवयव सेम हो जाते थे, बट इसमें फिक्स है, इसमें 1 ही आना चाहिए। इसीलिए आपको 2 कोटि का अगर तत्समक अवयव बोला जाए तो ये बनेगा, 3 3 कोटि का और तत्समक अवयव बोला जाए तो ये बनेगा।
1 0 0 0 1 0 0 0 1 विकर्ण में हमेशा 1 आएगा, विकर्ण में हमेशा 1 आएगा, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। अब देख लेते हैं शून्य अवयव। शून्य अवयव किसी भी कोटि का अवयव जिसके प्रत्येक अवयव शून्य है, तो शून्य अवयव होता है। जैसे कि अवयव के सभी अवयव अगर शून्य है तो शून्य अवयव है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। देख सकते हैं कि आप इसमें सभी अवयव शून्य है। 3 कोटि का अवयव है, 3 × 3 का है, ये 3 × 1 का है, ये 2 × 2 का है। इसमें सभी अवयव शून्य है, इसलिए इसको शून्य अवयव बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 सारणिक। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणधर्म की। गुणधर्म क्या है, हमारे सिलेबस से कट चुका है, पर आपको ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना गुणधर्म के सॉल्व करने पर बहुत लेंथी हो जाते हैं और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए इसके गुणधर्म पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपको ये आगे भी पढ़ने पड़ेंगे इसलिए। चलिए देखते हैं पहला, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभ के परस्पर परिवर्तित करने पर अपवर्तित रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ए, मान लीजिए ए का अगर आप सारणिक निकाल रहे हैं तो वो उसके ट्रांसपोज के सारणिक के भी बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आप पंक्ति को स्तंभ में बदल लेंगे या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल लेंगे तो सारणिक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, यदि एक सारणी के कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाता है तब सारणी का मान, सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि आप एक ही अवयव के किन्हीं दो स्तंभों को अगर बदल देते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। या फिर ऐसे स्तंभ में भी होता है, स्तंभ में भी अगर किसी आप अवयव को अगर बदल देते हैं तो तब भी माइनस बाहर हो जाता है। इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। यदि सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान है, सभी संगत अवयव समान है, तो सारणी का मान भी शून्य हो जाता है। यानी कि कोई भी दो पंक्ति अगर आपको सेम दिख जाए तो उसका मान डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, उसके सारणी का मान। या फिर आपको कोई दो स्तंभ अगर आपको सेम मिल जाए तो उसके सारणी का मान आप 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि एक सारणी को एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर यानी कि के से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान भी कैसे गुणा हो जाता है। यदि मान लीजिए आपको कोई सारणिक है, उस सारणिक का मान जो भी आपने निकाला, ठीक है, उसी सारणिक को अगर आप के से गुणा कर देते हैं तो उसके आंसर में भी के का फर्क आ जाता है। इसीलिए आपको इसमें बताया गया है। पांचवा देखते हैं, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ कि ये आपको कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं 2,2 कोटि का एक सारणी बनाता हूँ जिसमें मैं 1 + k 2 5 + a लिखा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 2 5 प्लस 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे k 0 0 a, मतलब कि इधर वाले को अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं और इधर वाले को अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको ये कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं अगला, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए जैसे कि अगर आपको कोई त्रिभुज दी जाए, उसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। अगला देखते हैं उपसारणिक तथा सहखंड। उपसारणिक को MI से प्रदर्शित करते हैं और सहखंड को AIJ से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सूत्र होता है AIJ बराबर -1 I+J इंटू MIJ। आप देख सकते हैं कि इसकी मदद से सारणी का मान कितने तरीकों से निकाला जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि आप किसी भी अवयव को की किसी भी एक पंक्ति तथा उसी के संगत सेकंड से गुणा करने पर, सेकंड से गुणा करके योगफल करने पर आपको सारणी का योग मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक करके बता देता हूँ। जैसे कि ये ए है, यहाँ पे 1 3 5 6 7 9 8 2 15, ठीक है। आपको ये जैसे कि सारणी दिया हुआ है, तो अगर आप ये अवयव लेते हैं इसी पंक्ति के अवयव, तो आपको इसी पंक्ति के सेकंड से गुणा करके अगर आप जोड़ लेते हैं तो सारणी कब माना जाता है। वहीं यहाँ पे लिखा है A11 A11 ए कैपिटल A11 स्मॉल a11 प्लस कैपिटल A12 स्मॉल a12 प्लस कैपिटल A13 स्मॉल a13। वैसे ही यहाँ तक दिया हुआ है, इसको आप हर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि इसी
पंक्ति के अवयव इसी पंक्ति के सेकंड, इसी पंक्ति के अवयव इसी पंक्ति के सेकंड, इसी पंक्ति के अवयव इसी पंक्ति के सेकंड, इसी पंक्ति के अवयव नहीं, ये इसी स्तंभ के अवयव इसी स्तंभ के सेकंड, या फिर इसी स्तंभ के अवयव इसी स्तंभ के सेकंड, या इसी स्तंभ के अवयव इसी स्तंभ के सेकंड। 6 तरीके, 3 इससे और 3 इससे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब अगला देखते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं आपको इसको भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये ये अवयव है, अगर मैं इसी पंक्ति का अवयव ले रहा हूँ और मैं सेकंड किसी दूसरी पंक्ति से ले रहा हूँ, या फिर ये वाली पंक्ति से ले रहा हूँ, या फिर ये वाली पंक्ति से ले रहा हूँ, तो मेरा सारणी का मान 0 आएगा। जैसे कि मैं अगर अवयव ये वाली पंक्ति से लूँ और सेकंड ये वाली पंक्ति से ले लूँ, या फिर ये वाली पंक्ति से ले लूँ, फिर भी सारणी का मान 0 आएगा। अगर आप पंक्ति ये वाली जो चूज़ करते हैं और इसी पंक्ति के अवयव लेते हैं, परंतु आप किसी दूसरी पंक्ति का सेकंड लेते हैं, तो सारणी का मान 0 आता है। ऐसे कुल टोटल 12 केस बनते हैं, जिसमें मैं आपको 2 केस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि A11 A12 A13, यानी कि मैंने पहली पंक्ति के सेकंड लिए, स्मॉल a21 स्मॉल a22 स्मॉल a23, यानी कि मैंने दूसरी पंक्ति के अवयव लिए, उनको जोड़ा तो 0 आ गया। ऐसा ही मैंने इसमें किया है, कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33 और स्मॉल स्मॉल 21 स्मॉल 22 स्मॉल 23, यानी कि तीसरी पंक्ति के मैंने सेकंड लिए और दूसरी पंक्ति के मैंने अवयव लिए, और जब उनको लेकर सॉल्व किया तो मेरा आंसर 0 आया। देखते हैं अवयव का सेकंड, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ये सेकंड से मिलकर ही बनी होती है। जब हम लोग सेकंड से जब हम लोग पहले अवयव का सेकंड, दूसरे अवयव का सेकंड, तीसरे अवयव का सेकंड, ऐसे लेकर के जब हम पूरा जब सेकंड सारे सारे अवयव का निकाल लेते हैं और उसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कर देते हैं, तो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल आता है, यानी कि सेकंडाइज मैट्रिक्स। उसकी आप प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं जो आपको ध्यान रख लेने चाहिए। ए गुणा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। ये दोनों बराबर होता है ए का सारणी गुणा आई। और ए गुणे बी का जब सारणिक है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए का सारणिक गुणा बी का सारणिक। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक जो होता है वो ए के सारणिक की पावर n-1 होती है, जहाँ n क्या है, n होता है सारणिक की कोटि। अब देखते हैं अगला, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, जिसके सारणिक का मान 0 होता है, वो तो उसे उत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, देखते हैं। ए इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक गुणा एडजॉइंट ऑफ है। आप देख सकते हैं कि अव्युत्क्रमणीय अवयव, जब कोई भी एक सारणिक अव्युत्क्रमणीय यानी व्युत्क्रमणीय तभी नहीं होगा जब यहाँ पे उसका सारणिक का मान 0 आ जाएगा। इसीलिए अव्युत्क्रमणीय अवयव वो होता है जिसके एक का सारणिक का मान 0 आता है। अब देख लेते हैं रैखिक समीकरण के निकाय का हल। यदि 3 समीकरण अगर आपको दी हुई है, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर d, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर में d3। अगर आपको कोई अवयव इस प्रकार दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये अवयव कहाँ से आया है, ये अवयव इसी समीकरण के गुणांकों से लिया गया है। जैसे कि अवयव ए क्या लिया गया है, पहली समीकरण, दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण के गुणांकों से बना है। जैसे कि a1 b1 c1 a1 b1 c1, a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3। एक्स अवयव आप स्तंभ अवयव बना लेंगे जिसका आपको मान निकालना है, एक्स वाई जेड का बना लेंगे। और बी किसको मान लेंगे, उधर जो कांस्टेंट दिया रहेगा d1 d2 d3। इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ए एक्स बराबर बी, यदि आप ए का गुणा एक्स से करते हैं तो हमें बी प्राप्त होता है। तो अब यदि एक्स का मान निकालेंगे तो ए को उधर भेजेंगे, ए को उधर भेजने पर फाइनल आपका फॉर्मूला ये बनता है, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब चलिए देखते हैं अगला अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सांतत्य तथा अवकलनीयता। पहला,
फलन fx की बिंदु x बराबर c पर सातत्यता की शर्त क्या होती है? यदि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड c fx c के ही बराबर होती है तो आपका फलन बिंदु c पर सातत्य होता है। या फिर इसका एक और तरीका है, अगर फलन आपको पीस वाइज दिया हो तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से निकालते हैं। यदि वो बराबर है तो चेक करते हैं उस फलन में सी का मान रखें क्या तीनों बराबर आ रही हैं। यदि तीनों बराबर आ रही होती हैं तो आपका फलन संतत होता है। एल एच एल यानी कि बाईं सीमा, आर एच एल यानी कि दाईं सीमा। अब देखते हैं दूसरा, फलन एफ एक्स की बिंदु एक्स बराबर सी पर अवकलनीयता की शर्त। अब देख लेते हैं यहाँ पे अवकलनीयता, यानी कि एल एच डी बराबर में आर एच डी, यानी कि एल एच डी यानी कि बायां अवकलज, आर एच डी यानी कि दायां अवकलज। अगर आपको ये दोनों बराबर हैं तो बिंदु फलन की बिंदु एक्स बराबर सी पर संत अवकलनीय होगा। हम लोग देख लेते हैं बायां अवकलज यानी कि एल एच डी का सूत्र होता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच। अगर आपको दायां अवकलज निकालना है यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। आप इन दोनों को रिलेट करके अच्छे से याद कर पाएंगे। अब देख लेते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अवकलन अवकलन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कांस्टेंट का अवकलन जीरो होता है, यानी कि किसी अचर का अगर आप अवकलन करते हैं तो जीरो होता है। एक्स की पावर एन का अवकलन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वन अपॉन एक्स की पावर एन का सूत्र, ये भी एक डायरेक्ट सूत्र है, ये भी बहुत जगह काम आ जाता है। माइनस का एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। अब वन अपॉन एक्स का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन अवकलन का इंग्लिशी नाम है। वन अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग है। लॉग एक्स क्या होता है वन अपॉन एक्स। अब देख लेते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। और यहाँ पे टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और कॉट एक्स का अवकलन माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जिसके साथ सी लगा है, जिसके साथ सी लगा है उसके आंसर में माइनस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है। आप इससे अच्छे से याद कर सकते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करते हैं तो होता है वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉसेक कोस इनवर्स एक्स क्या करते हैं, तो बस इसी का ही माइनस लग जाता है, माइनस का वन अपॉन अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगला देख लेते हैं प्राचलिक रूप। अगर आपको दो समीकरण दी हो, थीटा के रूप में दिया हो या टी के रूप में दिया हो, अगर आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछे तो आप डी वाई बाई डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी निकाल करके आप दोनों को भाग कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ठीक, बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू पूछा हो तो आप डी टू वाई बाई डी टी टू कर दें और डी टू एक्स बटे डी टी टू करके अगर आप भाग दीजिए तो ये चीज़ गलत है, यही सही है। इसलिए आपको इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब अगला देख लेते हैं, यदि एक वास्तविक मान फलन f एक संवृत अंतराल a b में इस प्रकार परिभाषित है कि f संवृत अंतराल a b में संतत है और f विवृत अंतराल में a b में अवकलनीय है। आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे इसको शामिल किया गया है और यहाँ पे इसको शामिल नहीं किया गया है। और तीसरा स्टेप होता है कि एफ ऑफ ए बराबर है अगर एफ ऑफ बी के, तो विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक सी अवश्य होगा, इसमें एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब देख लेते हैं अगला, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय भी आपके सिलेबस से कट चुकी है, ये आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, बाकी में देख लेते हैं। यदि एक वास्तविक मान फलन एफ एक संवृत अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि पहला, एफ संवृत अंतराल ए बी में संतत है, दूसरा एफ विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है, और तीसरा तब विवृत अंतराल ए बी में कम से कम एक ऐसा बिंदु अवश्य होगा जिसके लिए ये समीकरण संतुष्ट करती हो, यानी कि एफ डैश सी बराबर होगा
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ए और बी को शामिल किया गया है और यहाँ ए और बी को शामिल नहीं किया गया है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रख लेना है। माध्यमान प्रमेय रोले का प्रमेय का एक विस्तारण है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 6, अवकलज चिन्ह प्रयोग। ये हमारी पहली बुक की लास्ट प्रश्नावली है। राशियों में परिवर्तन की दर, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले काम आते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होती है। वैसे ये सब फॉर्मूले आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वृत्त का, अगर आपको इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला देखते हैं वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। अगला देखते हैं घन। घन यानी क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का आयतन होता है a क्यूब। अगला घनाभ, घनाभ यानी क्यूबॉइड, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 + bh + hl। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 l + b × h और घनाभ का आयतन होता है lbh यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बेलन देखते हैं। सिलेंडर, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² + 2πrh, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr ब्रैकेट में r + h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और बेलन का आयतन होता है πr²h। शंकु देखते हैं। कोण, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl + πr² या फिर πr ब्रैकेट में l + r। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, जहाँ l क्या होता है, l² का मान निकालते हैं r² + h² से। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, या बेलन का आयतन का 1/3 होता है। अब देखते हैं गोला यानी स्फीयर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² और गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। अब अगले देखते हैं वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। 4 प्रकार के होते हैं, निरंतर वर्धमान फलन, वर्धमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। निरंतर वर्धमान में क्या होता है, f(x) इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब हमेशा ऊपर ही आ रहा है, ठीक। और वर्धमान फलन में क्या होता है, निरंतर नहीं होता है, इसीलिए कभी कभी 0 भी हो सकता है। 0 यानी कि यहाँ पे कभी कभी x अक्ष के समांतर भी हो सकता है, उठेगा कुछ देर के लिए x अक्ष के समांतर होगा फिर से उड़ जाएगा। तो इस फलन का मतलब ये होता है। अब देख लेते हैं निरंतर आसमान। ये निरंतर वर्तमान की ही तरह है। निरंतर वर्तमान निरंतर ऊपर उठता रहता है और निरंतर ह्रासमान में निरंतर नीचे आता रहता है। और वैसे ही ह्रासमान में क्या होता है, f(x) इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल यानी कि x अक्ष के समांतर भी होगा। अगर x अक्ष के समांतर होगा तो यहाँ इक्वल का साइन आएगा, बाकी लेस देन है तो यानी कि नीचे जाएगा। निरंतर वर्तमान में f(x) ग्रेटर देन 0 और वर्तमान फलन में f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। निरंतर ह्रासमान फलन में f(x) लेस देन 0 और ह्रासमान फलन में f(x) लेस देन इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं अगला, उच्चतम और निम्नतम। उच्चतम और निम्नतम, उच्चतम और निम्नतम में दो विधियां होती हैं, प्रथम अवकलज विधि और द्वितीय अवकलज विधि। तो प्रथम अवकलज विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, f(x) को 0 के बराबर निकालते हैं। f(x) को 0 के बराबर करते हैं और फिर x की वैल्यू निकालते हैं। फिर ये x की जो वैल्यू निकलती है इसको क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। इस क्रांतिक बिंदु को संख्या रेखा पर रखते हैं और इस क्रांतिक बिंदु के अगल बगल के पॉइंट्स को f(x) में रख कर देखते हैं कि चिन्ह क्या आ रहा है, तो सबसे चिन्ह निकाल लेते हैं। यदि फलन का चिन्ह इस बिंदु पर फलन का चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है, तो यदि चिन्ह प्लस से माइनस बदल रहा है तो स्थानीय उच्चतम का बिंदु है, यानी कि प्लस से माइनस बदल रहा है तो x3 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। प्लस से माइनस बदल रहा है तो x3 स्थानीय उच्चतम का बिंदु है। और यदि चिन्ह माइनस से प्लस बदल रहा है, यानी कि माइनस से प्लस बदल रहा है, अब देख सकते हैं इस बिंदु पर चिन्ह माइनस से प्लस बदल रहा है तो x2 स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। अब अगला देखते हैं स्थानीय उच्चतम का बिंदु, यानी कि x2 और x3 स्थानीय उच्चतम का बिंदु फलन f(x) में रखने पर, यानी कि जो x3 x1 और x3 जो स्थानीय उच्चतम के बिंदु निकले हैं, अगर उसको हम f(x) में रख दें, यानी कि जो हमारा पहला जो फंक्शन होता है पहला वाला
उसमें रख दें, तो स्थानीय उच्चतम का मान निकल आएगा। यदि स्थानीय निम्नतम का बिंदु fx में रख दें, तो स्थानीय निम्नतम मान निकल आएगा। और मैं आपको द्वितीय अवकलज विधि बता देता हूँ। द्वितीय अवकलज विधि प्रथम अवकलज विधि के जैसी ही है। बस इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके ये यहाँ तक तो काम सेम करना रहता है। और फिर एफ डबल डैश एक्स निकालना रहता है। अब फिर एफ डबल डैश एक्स में आपको एक्स वन रखना पड़ता है, एक्स टू रखना पड़ता है, एक्स थ्री रखना पड़ता है। एफ डबल डैश एक्स में अगर कोई भी क्रांतिक बिंदु रखने पर मान पॉजिटिव आए तो वह स्थानीय निम्नतम का बिंदु होता है। अगर इन सब में से रखने कोई भी मान रखने पर अगर एफ डबल डैश का मान नेगेटिव आए तो वह स्थानीय उच्चतम का बिंदु होता है। यही बस वही चीज़, बिंदु आपका स्थानीय उच्चतम या फिर निम्नतम निकलने पर अगर आप उसी बिंदु को एफ एक्स में रख देते हैं तो उसका स्थानीय उच्चतम मान या स्थानीय न्यूनतम मान आता है। ये मैंने आज की इस वीडियो में आपको पहली बुक के कंप्लीट फॉर्मूले करवा दिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।